अस्सलाम वालेकुम। बोल रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। नाजरीन, एमक्यूएम और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात एक बार फिर शिदत इख्तियार कर चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमक्यूएम के मुतालबात पर अमल दरामद न होने पर वफाकी हुकूमत छोड़ने और कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी देते हुए कहा कि मुतालबात पर अमल दरामद न हुआ तो एमक्यूएम वफाक और सिंध हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, जिसका ऐलान पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम नहीं कह रहे कि सिंध में के गवर्नर राज लगाएं, मगर रेफरेंडम जरूर कराएं। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि वो खुद मुदाखलत करें, कराची में 3 से 4 दिन कयाम करें और मुआहदे की तमाम 18 शकों पर अमल दरामद करवाएं। एमक्यूएम ने एक मरतबा फिर सिंध में अपना गवर्नर लगाने का मुतालबा भी किया है और इससे पहले भी एमक्यूएम की लीडरशिप ने मुतादिद बार अपने मुतालबात के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने बड़े सारे मामलात रखे, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। 27वीं तरमीम से पहले भी यही धमकी दी गई थी कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन फिर हमेशा की तरह सुलह हो गई। अब इस वक्त के जब एमक्यूएम खुद अंदरूनी खलफशार का शिकार है, क्या विफाक पर दबाव डालने में कामयाब होगी? क्या विफाक एमक्यूएम के मुतालबात पूरे करेगा या फिर दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी? इसी सब सूरत हाल में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा एमक्यूएम से अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहले जाहिर है एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। वोरा साहब, हम हमेशा देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद एमक्यूएम नाराज़ होती हुई नजर आती है, यही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो जाता है, यही मुतालबात दोहराए जाते हैं और धमकियाँ दी जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठंडा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ माजी में हुआ ही नहीं है, फिर एक पेज पर नजर आते हैं। इस वक्त मामलात क्या हैं और ये जो आप लोगों के मुतालबात हैं, ये सिर्फ एक धमकी है या आप लोग लग रहे हैं कि इसको वाकई में मनवाने में कामयाब हो जाएंगे इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि एमक्यूएम का सबसे बड़ा मुतालबा जो कि पहले से है, पहले दिन जिस दिन हमने हुकूमत ज्वाइन की थी उस दिन से है कि आर्टिकल 140A को सही तरीके से डिफाइन करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए और इख्तियारात को निचली सतह पर तक पहुंचाया जाए। और ये जो है कराची से लेके कश्मीर तक नहीं, कराची से लेके KPK तक, ये हर सूबे की बात हो रही है, हर शहर की बात हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इख्तियारात को निचली सतह तक पहुंचना चाहिए। अब आप लोगों के सामने 26वीं तरमीम में इस पे जो है, बल्कि इस पे MOU भी साइन किया था हम जब हुकूमत ज्वाइन की थी उससे पहले। लेकिन 26वीं तरमीम में जिस तरीके से इश्यूज आते रहे, हमने शोर किया, हमने स्पीचेस की असेंबली के फ्लोर पे। 27वीं तरमीम के मौके पे तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हमें यकीन था कि ये हो जाएगा, लेकिन एन मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इश्यूज रेज किए। और फिर जो क्लोजिंग स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर साहब की 27वीं तरमीम में, उन्होंने उसमें ऑन दी फ्लोर क्लोजिंग पे ये रिमार्क दिए थे कि मैं आइंदा जो भी तरमीम होगी उसमें उससे पहले कंसेंसस पैदा करके तमाम पार्टियों के दरमियान, और मैं इस अमेंडमेंट को लेकर आऊंगा तरमीम जब भी होगी। अब बात यह है कि देखिए, ये सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिनेरियोज होते हैं और फिर जो मुल्क के हालात होते हैं, ये तमाम चीज़ों को भी जहन में रखना होता है। लेकिन जब ऑन द फ्लोर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप उससे मुकर जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि पूरी कौम के सामने झूठ बोलने वाली बात हो गई है। तो इश्यूज आर देयर। देखें, सबसे बड़ा इशू कराची का एक बहुत बड़ा इशू है। कराची आप लोगों के सबके सामने है। पिछले 18 साल में तकरीबन 25,000 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट को मिले। 25,000 अरब रुपए अगर पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिवाइड किए जाएं तो कराची का शेयर उसमें 40% बनता है। अब 40% शेयर अगर कराची का बनता है तो कहाँ है वो शेयर? तो मतलब 25,000 अरब का 40% कराची के लिए अगर हो जाता तो मैं समझता हूँ कि आज कराची के इशूज भी खत्म हुए होते, लेकिन कराची से कश्मीर तक कहीं के भी इशूज खत्म नहीं हुए। वोरा साहब, इशूज तो आप लोग भी खत्म कर सकते थे ना, सही वाली ऑपोजिशन करते, तगड़ी ऑपोजिशन करते, टफ टाइम देते हुकूमत को, बहुत कुछ हो सकता था। साथ ही रहेगा जरा मैं महमूद मौलवी साहब का भी इस पर टेक लेना चाहूंगी। सर, अब जिस तरह से हमने ये देखा कि आपकी जानिब से भी यही कहा गया कि अब ये वक्त है कि जब एमक्यूएम इतनी बातें कर रही है तो वो हकीकी मोहब्बत जो साबित करे ना, जिस तरह से वो बातें और दावे करती है, तो कराची के अवाम के लिए उनका क्या मैंडेट है, वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अरशद वोरा साहब बिल्कुल जो बात कर रहे थे, मैं कुछ चीज़ों में इत्तेफाक करता हूँ, मगर कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे जो एतराज़ात है वो ये है कि देखें, कराची की आवाम काफ़ी अरसे से पिसती चले जा रही है और इस वक्त जो है एमक्यूएम के काफ़ी बेसिकली एक से, क्योंकि उनके पास काफ़ी सीटें हैं इस वक्त। अब अगर सिर्फ मेरा उस दिन भी कहना था
फारूक सत्तार साहब भी बात कर रहे हैं, खालिद मकबूल भी, अगर ये सिर्फ धमकियां देते रहेंगे और फिर अपने छोटे मोटे मफाद के लिए नेगोशिएट करते रहेंगे, तो ये कौम के साथ बड़ी ज्यादती है और कराची के अवाम के साथ बड़ी ज्यादती। उसकी वजह ये है कि हर दफा ये कहते हैं कि जी हम खुदारा, मैं इनसे दरखास्त करूंगा, ऐसी क्या पड़ी है इस जो हुकूमत में बैठने में या वजारतें लेने में, जबकि अवाम जो है कराची की परेशान है। कराची, ये सब हमारे भाई जो है सब कराची के। मेरा कहना है कि मैंने कल या परसों में कहा था कि जी 72 घंटे का अल्टीमेटम दे, उसके बाद देखें जी जो वज़रा हैं वो देखें ना, 2 या 3 वजारतें उन्होंने कहा जी ये रखें अपनी वजारतें, हम बैठे हैं अपोजिशन में। उसकी वजह है कि हमें तो अपनी कौम के साथ और अवाम के साथ बैठना है ना। अगर सिर्फ वजारतें इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी उनकी अहमियत है कि सिर्फ हर वक्त जो है वो वजारतों के ऊपर नेगोशिएट हो जाए, उन्होंने कहा जी एक वजारत और ले ले। अब देखें गवर्नर भी चला गया MQM के हाथ से। अब आस्ते आस्ते मतलब अगर हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ये कहूंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा कि MQM स्लोली स्लोली आउट हो जाएगी। आप मुझे बताएं ना कि गवर्नरशिप निकल गया, अब जो उनके जो मुतालबे माने नहीं जाते हैं और सिर्फ लिंगर किया जाता है और ये कहते हैं कि जी हम देख लेंगे और हो जाएगा और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, और फिर कुछ ना कुछ लॉलीपॉप अगर इनको देते हैं, हम ये लॉलीपॉप ले लेती है और फिर वो कहेगी कि देखें जी हम अब नहीं जा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि कराची के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है और ये होना नहीं चाहिए। हम सालों से सुन रहे हैं, बुरा ना लगे मेरे भाई को, हम सालों से सुन रहे हैं कि जी ये धमकियां होती हैं, उसके बाद जो है कुछ ही अरसे में मुफाहमत हो जाती है। और देखें बिल्कुल ना महमूद कराची मौलवी के साहब, आप सही कह रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना आपका, मैं इसी को जरा रखना चाह रही हूँ वोरा साहब के सामने, क्योंकि जाहिर है 2022 से वफाक का हिस्सा हैं ये लोग। मुतालबात अभी तक अगर नहीं माने गए तो क्यों नहीं माने गए, और अगर नहीं माने गए तो फिर हर बार की धमकी और हर बात के इस तरह के खदशात जाहिर करना, फिर एक हो जाना, अब ये वतीरा तो कब तक चलेगा? इसके हवाले से जाहिर है तो अवाम भी सवाल करते हैं और अब अवाम ने बिल्कुल इन इशूज़ को सीरियसली लेना भी छोड़ दिया है। एक वक्त था कि लोग बड़ा सोचते थे, समझते थे इन चीज़ों को, लेकिन अब लोगों को लगता यह है कि भाई सारे ही एक जैसे हैं, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता, सब अपने मुतालबात पूरे करवाते हैं और एक तरफ हो जाते हैं। जैसे कि गवर्नर वाला मामला है, उस पर हमने देखा वोरा साहब अच्छा खासा आप लोगों की जानिब से एक आवाज़ उठाई गई, फिर वज़ीर आज़म से मीटिंग हुई और ये सारे मामला रफा दफा हो गए। देखिए ऐसा है कि महमूद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कराची की आवाम MQM की तरफ ही देखती है, और कराची की आवाम जब MQM की तरफ देखती है और फिर MQM जब डिलीवर नहीं कर पाएगी तो फिर कराची की आवाम जो है वो, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उन्होंने ऑप्शन ट्राई करके देखा था एक, लेकिन वो ऑप्शन भी फेल हुआ। तो अब ये MQM की पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं थोड़ा सा देखें आपको ये बताऊं कि 2022 के बाद आपने जो बात की, अभी हम जो है हुकूमत में गए हैं और हुकूमत में हमने जो है जिस तरीके से जो अचीवमेंट्स हैं, K4 इस साल के आखिर में ख़त्म हो जाएगा। MQM ने उसकी जो है बजटिंग जो कुछ भी है हुकूमत से फंड दिए और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पुरुमीद हूँ कि K4 इस साल के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है K4 ख़त्म हो जाएगा, K4 का पानी आ जाएगा, तो वो पानी जाएगा कहाँ? क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो उसकी ऑगमेंटेशन का काम करना था, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जाल बिछाना था, उस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया हुआ। दूसरे मैं आपको ये बताऊं कि देखें ये अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, MQM ने बाइकआउट किया था और उसके बाद आपके सामने है कि बल्दियात ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके। मैं सिर्फ अपने हल्के की बात बताऊंगा कि मुझे जो है डेवलपमेंट के फंड्स मुझे मिले, तो वो जिस तरीके से मेरे इलाके में काम हुआ और दूसरे MNS के इलाकों में काम शुरू हुए, तो लोगों का ये कहना है, और मैं आपको, आप अगर कभी विजिट करेंगे तो दिखा दूंगा, 25-25 साल बाद सीवरेज की लाइनें उन इलाकों की चेंज की है, ओल्ड सिटी एरिया में जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 25 साल बाद जहाँ पे 12 इंच की लाइन थी वहां पे अब 24 इंच की लाइन करी है, कहीं पे उससे भी बड़ी लाइन करी। फिर उसके बाद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तो कहने का मेरा मकसद ये पानी की लाइनें, तो अब हमें एक तरफ ये भी उम्मीद होती है कि ये जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम या फंड्स हम लेकर आते हैं, इससे हम कम से कम अपने इलाकों में कुछ थोड़ा सा तो काम सही करें। लेकिन उसके बाद अब आप देखें, जब हमने ये काम शुरू किया तो उसके बाद फिर KMC 11 अरब के प्रोजेक्ट लेके आ गई, 100 अरब अनाउंस किया, उसका कोई पता नहीं है। तो अब जितना KMC ने भी अनाउंस किया था, आप यकीन करें, मैं आई एम प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट
मेरे ख्याल से उससे ज्यादा काम मैं अपने इलाके में कर चुका हूँ। उन्होंने 8 लाख स्क्वायर फीट की बात की सही थी है। कि मैं पेवर करूंगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक। हमारी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से आवाम को भी रिलीफ मिलता रहे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। टाउन्स ने भी अब सही जाके है। काम शुरू किया, इससे पहले ये सब सोए हुए थे। जब इन्होंने देखा कि यहाँ तो एमक्यूएम ने काम शुरू कर दिया है, तो अब जाहिर है एमक्यूएम पूरे शहर का तो काम अभी नहीं कर सकती। एमक्यूएम के पास ना वो अथॉरिटी है, ना एमक्यूएम के पास वो फंड्स हैं। इस शहर को तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने ही ठीक करना है, जो कि उनकी नीयत इसलिए नहीं है कि कराची से कश्मीर तक भी आप चले जाएं, मुझे कोई एक शहर आप बता दें, कोई एक गांव बता दें, कोई एक रोड बता दें, ये कहते हैं हमने लिंक रोड्स बनाई, आप यकीन करें वो लिंक रोड गाँव और चले, सही है। को नहीं जाती, महमूद मौलवी वो साहब, अब इनकी आप क्या शुगर समझते मिलों को हैं कि जाती है। ये ठीक है? ऑलराइट महमूद मौलवी साहब, अब इसका हल क्या है? ये हर दफ़ा के इख्तलाफात और ये खदशात जाहिर करना और फिर अलग हो जाना, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो प्रेशर जिस तरह से डाला जाता है वफाकी हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ता है इसका? देखिए, अगर हिम्मत एक दफा जो है ना एमक्यूएम हिम्मत कर ले और थोड़ी सी उनके जो लीडरान है जिनके पास वजारतें हैं, और या जो कि इस वक्त जो मेन लीडरान है, वो थोड़ी सी कुर्बानी दे दे ना अपनी, अगर वो कुर्बानी दे दें तो ये चीजें हल हो जाएंगी। मगर उसके लिए हिम्मत चाहिए और कुर्बानी का जज्बा चाहिए कि जी ये रही आपकी वजारत, अगर इतने दिन में नहीं होगा तो ये हम जो है ये वजारत 72 घंटे में या एक हफ्ते में, लेकिन अगर ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह छोड़ देंगे, वो महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन हम सालों से सुन रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक दफा कराची की आवाम के खातिर वो हिम्मत पकड़े और वो कहें कि अगर ये नहीं होगा, ये ले आपकी वजारतें। देखें, हुकूमत जो है इनकी बड़ा स्टेक है हुकूमत के अंदर। तो मेरा कहना है कि अगर इतने स्टेक होने के बावजूद एमक्यूएम कुछ नहीं कर रही, तो ये इसमें अवाम बड़ी मायूस हो रही है। अवाम ये देख रही है, देखें एक और पार्टी थी, वो वैसे भी देखें ना, वो नजर इस वक्त नहीं आती, उनकी वजूहत बोरा साहब ने बिल्कुल सही कहा। अब लोग ये देख रहे हैं कि देखें जी अब रह क्या गया, आइदर पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम। अब अगर आप ये देखें कि एमक्यूएम हर दफा नेगोशिएट करती रहे और लॉलीपॉप जो है वो डाइजेस्ट करती रहेगी, तो मेरा कहना ये है कि ये एमक्यूएम को भी नुकसान पहुंचेगा और अवाम जो है, कराची की अवाम देखें वैसे ही महमूद जो मौलवी है साहब, टाइम चूंकि बहुत शॉर्ट है, मैं लास्ट कमेंट जरा वोरा साहब का ले लूं और आप ही की बात को जरा आगे बढ़ा देती हूँ। वोरा साहब, आप लोग इस्तीफा देंगे या हमेशा की तरह बस ये धमकियां ही रहेंगी? आप लोग रखें इस्तीफे वजारतों के और बोले ये ले आपकी वजारत है, हमें नहीं चाहिए, ऑपोजिशन करें। मैं महमूद भाई का ये पैगाम, अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में मैं महमूद भाई का ये पैगाम लेकर जाऊंगा। और जो ये अल्फाज इन्होंने कहे हैं, 1 साल पहले मेरा टीवी पर एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जिसमें मैंने कहा था कि एमक्यूएम को वजारतें छोड़ देनी चाहिए। ये मैं कह चुका हूं अपने एक प्रोग्राम में भी, क्योंकि इन वजारतों को लेकर हम कराची की आवाम का कोई खिदमत नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। तो आई मीन हमने इलेक्ट किया है, कराची ने हमें इलेक्ट किया है, हैदराबाद ने, हमें उनके मफाद को देखना है, हमें अपने जाती मफाद को नहीं देखना। हमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ साथ हमने उस शहर को देखना है जो शहर आपकी इकोनॉमिकल बैकबोन है। हमने उस शहर को देखना है जिसके पास वो 2 बंदरगाहें हैं, जिसका आज अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो फिर वी विल मिस द बस। तो अब जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कराची के पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कराची नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची को जो है वो शाहरा भुट्टो इन्होंने बनाई, ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाई है। ये एग्रीमेंट को पब्लिक क्यों नहीं करते कि किस एग्रीमेंट के तहत बनाई है, प्राइवेट इन्वेस्टर ने उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात तो कहीं और जा रही है। बस मुझे लास्टली शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि 27वीं तरमीम के हवाले से भी कहा जा रहा था कि उसमें मुतालबात एमक्यूएम मनवाने में कामयाब हो जाएगी, वो भी हमने देखा नहीं हुआ। अब तो 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, तो 28वीं तरमीम का इंतजार किया जा रहा है या उससे पहले आप लोग कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं? शॉर्टली बता दें बस। डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ स्टेप, जैसे अभी महमूद साहब ने कहा, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ। वी हैव टू टेक द स्टेप, हमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा और अदरवाइज इस तरह की धमकियों से काम नहीं चलेगा।
ठीक है, ऑल राइट। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, महमूद मौलवी। दो शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, बड़ा अहम और संगीन मामला है। हर बार की तरह हम देख रहे हैं कि इस बार भी एक मरतबा फिर से MQM की जानिब से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे और विफाक से बिल्कुल अलग होकर शायद अपोजिशन करें। अब ये हकीकी मायनों में कामयाब होता है या फिर से कोई लॉलीपॉप दे दिया जाएगा और फिर MQM खामोश होकर बैठ जाएगी, ये देखना होगा। नाज़रीन, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मौसमियाती तब्दीली किस तरह से पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली अब कोई खदशा या मफरूज़ा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में यूरोप ने जिस गैर मामूली गर्मी की लहर का सामना किया है उसने कई दहाइयों के मौसमी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मुसद्दिका इतलात हैं कि सिर्फ शदीद गर्मी के बायस 3000 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल हैं। अब यही ख़तरनाक हीट वेव अमरीका की जानिब भी बढ़ रही है, जहाँ पर हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये मसला सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहा नाजरीन, बल्कि दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, ओजोन की तह मुसलसल कमज़ोर होती नज़र आ रही है, हवाओं के कुदरती रुख तब्दील हो रहे हैं और हीट इंडेक्स ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। कुदरत बार बार इंसान को खबरदार कर रही है कि अगर आज संजीदा इकदाम ना किए तो कल शदीद मौसमी आफात मामूल बन जाएंगी और कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी। पाकिस्तान भी इस आलमी मौसमी बहरान से महफूज नहीं है। बदलते मौसमी पैटर्न्स हैं, खुसूसन एल नीनो के असरात हैं, मुल्क में शदीद गर्मी है, गैर मुतवक्के बारिशें हैं और तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल है जो कि सारी सूरत हाल को जन्म दे रही है। क्लाउड बर्स्ट जैसे वाक़यात चंद मिनटों में पूरे शहरों को पानी में डुबो देते हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत, खुश्क साली और मौसमी बेतरतीबी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन मौसमियात मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे मनसूबाबंदी, मौसर पॉलिसी साजी और खातिर खौफ सरमायाकारी ना की तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान को ऐसे बहरानों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे निमटना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या हम इस खतरे को बर वक्त संजीदगी से ले रहे हैं या फिर हर नई कुदरती आफत के बाद ही सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम, उनको वेलकम करेंगे। ज़ैनब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। कहिएगा, ये वो सारी सूरत हाल है जिस पर कई सालों से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन हुकूमत इस मामले में अभी तक संजीदा नज़र नहीं आ रही है। आप यूरोप की सूरत हाल देखें, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, तो वहाँ पर इतनी सारी जानों का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, यूरोप जो है ऑल्दो उनकी बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है अपने रीजन में, कम से कम ग्रीन ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से, लेकिन उन्होंने भी इतनी शदीद गर्मी को शायद कॉम्प्रीहेंड नहीं किया हुआ था या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनके लिए ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल या सर्दियों के दिनों में जो है वो कमी, यही चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। इतनी गर्मी जब वहाँ शुरू हुई है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है पूरी दुनिया में, चाहे वो साउथ एशिया का खित्ता हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, जब समंदर जो आपके कार्बन सिंक के तौर पे एक्ट करते हैं, जब वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह के मामला बढ़ते हैं, हीट डोम्स बढ़ जाते हैं, गर्मी के दिनों में इजाफा हो जाता है। और वो इसलिए होता है कि समंदर अब ओवरबर्डन हो गए, क्योंकि जो आपके दूसरे कार्बन सिंक्स हैं जो कि जंगलात हैं वो हमने बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दिए हैं या उनमें आग लग जाती है गर्मी की वजह से, तो जाहिर सी बात है फिर वो बर्डन समंदरों पे चला गया। और इसीलिए फ्रांस के पास समुद्रों में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, यूजुअली 0.5 डिग्री जब बढ़ता है पैसिफिक में तो हम कह देते हैं कि एल नीनो शुरू हो गया है, लेकिन फ्रांस के पास समंदर का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, तो विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। इस वजह से वहाँ पे इतनी हम बात हो रही है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी नहीं था इतनी हीट वेयर करने के लिए। जहाँ तक बात है हुकूमतों की, तो यही मसला है कि हुकूमतें इस चीज को फ्यूचर इवेंट समझ के बैठी हुई हैं, इस चीज को इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट नहीं करी। अब हमारे खित्ते में ऑलरेडी फूड इनसिक्योरिटी का मसला शुरू हो चुका है, पानी की किल्लत शुरू हो चुकी हुई है, जीडीपी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बर्डन आ रहा है, पब्लिक हेल्थ का मसला बन चुका है, एयर पोल्यूशन बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हम इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे जिस तरह से हमें लेने की जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान कितना इस हवाले से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान तो तकरीबन 2016 के बाद से इस तरह के जो कंटिन्यू चेंजेस हैं वो देख रहा है। हमें याद है जो सबसे पहले हीट वेव आई थी उसमें पाकिस्तान में बहुत लॉस हुआ था, रमज़ान के दिन थे, बड़ी सारी जानें ज़ाया हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि उस वक्त की हुकूमत की जानिब से बड़े अच्छे स्टेप्स भी लिए गए और मौसमियाती तब्दीली पर बड़े बड़े सेमिनार्स मुनक्किद हुए, आगाही फराहम की गई, लेकिन उसके बाद अब जो मौजूदा हुकूमत है वो उस तरह से चीज़ों के लिए ना प्रिपेयर है और शायद ना उस तरह से सरमाया लगाने में इंटरेस्टेड नज़र आती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ज़ाहिर है हीट वेव से सबसे ज्यादा हम बात 2015 में कराची में हुई थी, हालांकि वो हीट वेव भी एल नीनो की वजह से आई थी इस खत्ते में। कराची में हम बात के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक हीट एक्शन प्लान बनाते हैं जो कि अहमदाबाद के एक्शन प्लान के तर्ज पे जो है बनाया जाएगा। वो हीट एक्शन बना,
लेकिन वो हीट एक्शन प्लान आज तक इन्फोर्स नहीं हुआ। जब इतनी शदीद गर्मी आती है तो आपको पता है आपके मजदूर तबका है और इनफॉर्मल तबका है जिसने ओपन में गर्मी के पीक आवर्स में काम करना है, तो कूलिंग सेंटर्स मसाजिद को डेजिग्नेट कर दिया जाता है, मेट्रो स्टेशन को या ओपन कुछ एरियाज को, पब्लिक एरियाज को आप डेजिग्नेट कर दें जहाँ एक डॉक्टर मौजूद होता है, मशरूबात सप्लाई की जाती है कि इस तरह पीक आवर्स में कम से कम वहाँ एसी चल रहे होते हैं कि लोग वहाँ बैठ सके और लोड शेडिंग नहीं की जाती। लोगों की जानों का खदशा होता है, तो इस वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा मुल्क इसकी लपेट में आया हुआ है, ग्लेशियर्स मुसलसल पिघल रहे, लेकिन हमने कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। पिछले साल हमने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, लेकिन वो भी सिर्फ नाम की थी, हमने पेश की इकदाम तब भी नहीं किए, जिसके लिए फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट और ये सारी चीजें उसमें शामिल थी, लेकिन वो कुछ हमने देखा नहीं ऑन ग्राउंड इम्प्रूवमेंट। सही। अब ये बजट में, हालिया बजट की भी अगर हम बात कर लें, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए, ये माहौलियाती तब्दीलियाँ जिसे कहते हैं, उसके लिए क्या रखा गया है? इस पर ना कोई बात करता हुआ वजीर नज़र आता है, ना हमें ऐसी कोई आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है कि जी इसके ऊपर कोई मुतालिका फ़ोरम बात कर रहा हो, कहीं पर आवाज़ उठाई जा रही हो। और अभी आने वाले दिनों में भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, बिलखुसूस सिंध के अंदर, कि दोबारा से वो जो 2022 वाला फ्लड है वैसी सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल, ये जुलाई में तो शायद एलनीनो पे डिपेंड करता है। हमारी मानसून वैसे भी सप्रेस हुई है, लेकिन जब शदीद गर्मी के बाद बारिश होती है तो वो वैसे ही सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। अगस्त में कहा जा रहा है कि बहुत शदीद बारिशें एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मॉडल्स चेंज होते रहते हैं तो हम करीब करीब जाके ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये इंडिया है यहाँ पे। जहां तक बात है बजट की, तो पिछले 4 से 5 सालों में हमने मुसलसल जो है एनवायरमेंट की मद में या बजट टैगिंग के बाद क्लाइमेट की मद में बजट को स्लैश ही किया है। पिछले साल की निस्बत इस साल भी बजट तकरीबन 70% आपका सिर्फ एडेप्टेशन में स्लैश हो गया, जो पेश की इकदाम करने की जरूरत है। और कहने को एडेप्टेशन हमारी नेशनल प्रायोरिटी है, तो बजट की इतना ज्यादा स्लैश कर देना, और बिल्कुल पीनट के करीब हमने पीएसडीपी में जो है उसको टैग किया है, और वो हमें नजर कहीं नहीं आता। एज पर जो आपके IMF रिफॉर्म्स है उसके मुताबिक तो जो आपका एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें हर प्रोजेक्ट का 1% आपको क्लाइमेट एक्शन में सर्व करना है, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मैपिंग नहीं हो पाती, तो आप बता ही नहीं पाते कि ये एक्चुअली बजट ये कहाँ जा रहा है। फिर रेवेन्यू पिछले साल इकट्ठा हुआ, रेवेन्यू रिंग फेंस नहीं हुआ, जनरल ट्रेजरी का हिस्सा बन गया। इस साल 2.6 ट्रिलियन का टारगेट है, वो भी इकट्ठा होगा, लेकिन क्या वो लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान। यही असल सवाल है कि वो लगेगा या नहीं लगेगा। मुख्तस किया भी जाता है तो कहीं पर लगता हुआ नज़र नहीं आता, और अगर लग रहा होता है तो हमें ऐसे इक़दाम कहीं नज़र नहीं आते कि जिससे लगे कि हाँ जी इस पे बजट खर्च किया गया है, वो रकम खर्च की गई है। अच्छा, ये एल नीनो के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ज़ाहिर है जो हमारे लोग हैं, अवाम है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि बड़े सारे पैटर्न्स हैं, मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं कि मौसम के होते हैं। सो ये एल नीनो कब तक प्रिवेल कर सकता है? कि आगे आने वाले सालों में भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा? नेक्स्ट ईयर क्या है? और ख़ासतौर पर अगर हम सिंध की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो यहाँ पर तो बड़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में इस साल बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मौसम बड़ा खुशगवार है पिछले 2 महीनों से। एल नीनो जो है वो शुरू हो चुका है, और वो तभी उसी को एल नीनो कहते हैं जब पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल का टेम्परेचर 0.5 से तजावुज करता है। लेकिन इस दफा वो टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तजावुज कर रहा है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एल नीनो आपका 6-7 महीने यही है। और ये पैटर्न पहले बहुत सदियों के बाद रिपीट होते थे, अब ये पैटर्न क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा तसलसल से आना शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से जो है वो शदीद गर्मी पड़ रही है, और हमारी मानसून सप्रेस्ड है। बारिशों की जो आप बात करिए, बे ऑफ बंगाल से उठने वाले बादल कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन ड्यू टू एल नीनो वो उस तरह से इंटरैक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन हो सकता है एल नीनो अगर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए तो फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून हम देखें। लेकिन इसमें एक और बहुत अहमियत वाली बात वो ये है कि हमारे जो आबी ज़खायर हैं वो सूख रहे हैं सिर्फ, और दूसरी बात हमारे खित्ते में एक नेबर है जिसने हमारा पानी रोका हुआ है। तो अगर सिर्फ मैं चनाब बेसिन की बात करूं, पानी वहाँ पे जो आपकी सारा एरिया है, तकरीबन 9.2 मिलियन लोग तो सिर्फ लोअर चनाब कैनाल के उस पर डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, जो आपके फार्मर्स है। अगर वो सूखना शुरू हो, बिल्कुल आप सही कह रही हैं ज़ैनब साहिबा, और ये सारे बात है वो हुकूमत नहीं उठाने हैं, किस तरह से इन बहरानों से मुल्क को और आवाम को बचाना है, ज़ाहिर है हुकूमतों का काम है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत अहम मामला HIV से रिलेटेड इस पर डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में इंतहाई अहम मसला जिस पर बात ना की जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। बच्चों में HIV का तेज़ फैलाव एक खामोश खतरा है। सिंध में HIV का फैलाव अब जिस खतरनाक हद तक बढ़ चुका है इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले ये मसला सिर्फ अंदरून सिंध तक था, लेकिन अब कराची में भी HIV अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। कराची के साइट एरिया में वाक़ कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में मुबैना गफलत और आलूदा सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल से HIV से उसका फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसके नतीजे में अब तक हम देख रहे हैं कि 200 से ज़ायद बच्चे हैं जो कि इस मूजी मरज़ का शिकार हो चुके हैं। और हॉस्पिटल की इंक्वायरी रिपोर्ट में इस हौलनाक हकीकत का इंकशाफ हुआ है कि शीरखार और नौमौलूद बच्चों को एक ही सिरिंज बार बार लगाई गई, जबकि ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ पठान कॉलोनी और गोलीमार के इलाके बताए जा रहे हैं, जिनमें 110 बच्चों में HIV की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 9 मासूम बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। इस मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत और IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस फैलाव के पीछे कई तल्ख हक़ाइक़ हैं नाजरीन। गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार है, एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल है, गैर मुस्तनिद क्लिनिक्स हैं और आलूदा खून की मुंतकली जैसे अवामिल इस वबा को हवा दे रहे हैं। सेहत के निज़ाम में कमज़ोरियाँ, निगरानी का फुकदान और इन्फेक्शन कंट्रोल के नाक़िस इंतज़ामात इस मसले को मज़ीद संगीन बना रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक पहलू तो ये है कि बच्चों में इस वायरस का बढ़ता हुआ फैलाव कई केसेस में ये बात सामने आई है कि बच्चे वालिदैन से नहीं बल्कि तिब्बी गफलत का शिकार होकर मुतासिर हुए हैं। सिंध हुकूमत के दावे हैं कि सिंध में सेहत का निज़ाम दीगर तमाम सूबों में सबसे बेहतरीन है। सिंध भर में सेहत के बढ़ते मसाइल और उनके दावों को ये तमाम तर चीज़ें मुस्तरद करती हुई नज़र आती हैं। अब सिंध सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है और इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखती है, बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव असरदास हमनानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए सुखदेव साहब। अब जाहिर है ये सारा मामला आपके सामने है, इससे पहले भी आप कई बार इस पर बात भी कर चुके हैं। सईद गनी साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी बहरहाल आवाज़ उठाई गई, लेकिन बार बार इस तरह की खबरें सामने आना और अब कराची जैसे शहर के अंदर इस संगीन मसले का बढ़ता हुआ जो रुझान देखने में आ रहा है, जो सिंध हुकूमत के दावे हैं कि सबसे ज़बरदस्त जो तिबी मामलात हैं या तिबी सहूलियात हैं वो सूबा सिंध के पास हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। ये है वो सहूलियात, ये है वो निज़ाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे एंड फिगर्स पेश करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में काफ़ी मीडिया में जो है मिस रिपोर्टिंग हो रही है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, जिसके जो पहलू है, जो इशू है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। पहली बात, ये केसेस आए नहीं, सिंध हुकूमत ने खुद जाके डिटेक्ट किए। नंबर 1, HIV का जो इशू है जिसमें 2 पहलू आते हैं, एडल्ट्स में HIV और पेट्रियाटिक बच्चों में HIV, पूरे पाकिस्तान का इशू, इट्स नॉट लिमिटेड टू सिंध। कहीं से भी इस चीज़ को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये एक हिडन मर्ज है जो हमारे माशरे में पता नहीं कितने लाखों लोगों को, मे भी करोड़ों लाखों लोगों को है पूरे मुल्क में। अक्सर आप HIV का पेशेंट बच्चा हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, 10-15 साल तक आपके सामने नॉर्मल होता, आपको पता नहीं लगता उसको HIV, अंटिल वो एड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इस वाक्य में स्पेसिफिकली इसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि 22 अक्टूबर 2025 को कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल से एक हमें खत मौसूल हुआ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को कि हमारे पास 6 से 8 सस्पेक्टेड ऐसे बच्चे हैं जिनके सिम्टम्स देख के हमें लग रहा है कि मे बी इनको HIV हो, आप बराए मेहरबानी इस पे एक्शन ले। उसी वक्त 23 अक्टूबर को सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स गई। 27 अक्टूबर को हमने ART सेंटर, एंटी रेट्रोवायरल सेंटर, जो HIV को डिटेक्ट करे, वहां पे हमने स्टैब्लिश किया। 27 अक्टूबर से लेके जून 2026, 27 अक्टूबर 2025 से लेके हमने वहां पे केसेस, जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं वहां पे उस हॉस्पिटल के, पठान कॉलोनी हो गई या वहां पे शेरशाह गोलीमार हो गया, साइट के एरिया, वहां पे हमने 10,500 लोगों के करीब। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यही पॉइंट जो आप रेज कर रहे हैं ना, इस पर मैं सवाल उठाना चाह रही हूँ, क्योंकि जब ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ही सारा मामला सामने, एक सेकंड, तो वकील ने अदालत को बताया है जी, वकील ने अदालत को बताया कि 9 बच्चों की जो हलाकत हुई है उसको 8 माह गुजर चुके हैं, लेकिन आप लोगों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं वही बता रहा हूँ कि ये नहीं कार्रवाई की गई, मैं उसी पे आ रहा था। जैसे इनिशियली वाकई में आया, हमने 10,500 लोगों की एज ऑफ नाउ स्क्रीनिंग किया। 10 लोगों को हमने इनिशियली सस्पेंड किया था, जिसमें मेडिकल सुपीरियन हर चीज था। हमारी जो इनिशियल इंक्वायरी है, आपने जो कहा सिरिंजेस की इसमें एज ऑफ नाउ कोई चीज सामने नहीं आई। वहाँ पे जो सिरिंजेस ऑलरेडी यूज होती हैं वो ऑटो लॉक जो सिरिंज वन टाइम यूज होती है वो वाली होती है। हम इसको दूसरे पहलुओं से भी कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे थे, काफी बच्चे जिनकी हिस्ट्री है कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल में, काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में उनकी हिस्ट्री नहीं है। उन इलाकों में अतियाई डॉक्टर्स भी हैं, काफी और तरीके भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इन जो बच्चों की स्क्रीनिंग हुई उनके वालिदैन में HIV नहीं है, मतलब ये प्राइमरी HIV इनको कहीं से लगा है, उसकी अभी तक कॉज अनडिटरमिन्ड है। कोई जो हमने हाई कोर्ट में भी जमा करवाई है, आई एम स्टेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इट्स सो फार अनडिटरमिन्ड कि क्यों लगा है। अनहाइजेनिक प्रैक्टिस में ऐसा ही हमने एक एग्जांपल लिया है। और ये जितने बच्चे हैं इनकी उम्रें कितनी है, इस हवाले से भी बताइएगा प्लीज। उनकी उम्रें दे आर बिलो 18, बिटवीन
5 and 15 के बीच में हैं, जो हमारे पास कंफर्म जो वहाँ पर रजिस्टर्ड केसेस हैं, दे आर 74। ये जो है 9 महीनों में जो हमने स्क्रीनिंग करके खुद जाके वहाँ से निकाले हैं उन आबादियों से, कि उन बच्चों को जैसे ही हमें पता है कि सिंध गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगता है कि कहीं पे HIV का आउटब्रेक हो रहा है या वहाँ पे रिपोर्ट केसेस हो रहे हैं, हम खुद जाते हैं, अपने सेंटर्स लगाते हैं, वहाँ पे आबादियों के जाके लोग, अक्सर हमें टेस्टिंग भी नहीं करने थे, हम जबरदस्ती जाके टेस्टिंग करते हैं, हमें टेस्टिंग करने थे, हमने जाके लोग निकाले, सिंध गवर्नमेंट ने बच्चे जाके इन आबादियों में जाके, कोई रिपोर्ट वहाँ पे 6-8 शुरू होते, हमने फिर वहाँ पे जब हमारा सेंटर्स गया, अभी गया जो है ट्रीटमेंट हमारे जो ART सेंटर्स है HIV के लिए, सारे बच्चे जो हैं इंडस हॉस्पिटल में, SIDH में, KVCSS में एंड सिविल हॉस्पिटल में, कोई भी कंपनसेशन, कोई भी इलाज इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता, पर सिंध हुकूमत हर हद तक जाएगी, इनको जो है इनका इलाज करवाएगी, इनकी बेहतरी के लिए, इनकी जिंदगी के लिए, पर हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। मैंने रिपोर्टिंग भी हो रही है हवाले से। जी ओके, मैंने खुद हेल्थ पर रिपोर्टिंग भी की है ना, तो ये जो HIV से मुतासरा ख़वातीन होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके यहाँ जब बच्चों की विलादत होती है, ऐसी ख़वातीन की जो इस मर्ज़ से गुजर रही होती हैं, तो तकरीबन 6 से 21 या 22 घंटे गालिबन उसी के दौरान बच्चों को एक वैक्सीन लगाई जाती है जो कि इससे इनको प्रिवेंट करती है, लेकिन वो उस वैक्सीन का भी फुकदान हमेशा हमें सिंध में मिलता है, तो जाहिर सी बात है फिर ये तो केसेस प्रिवेल करेंगे, इनकी तादाद तो बढ़ती रहेगी। सिंध में जब से ये रतोदेरो का वाकया हुआ था, 95% सक्सेस रेट है कि बालदाओं में जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिट हो गया फॉर एनी अदर रीजन HIV होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को वो HIV ना हो। हमारा सक्सेस रेट है 95। जो हमारे 44 ART सेंटर्स है 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, WHO के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा 95% सक्सेस रेट है कि बच्चों के नो हमला जो बच्चे होते हैं उनमें वो ट्रांसमिट ना हो। ये मुल्क का इशू है, हमें खुद नहीं पता पूरे मुल्क में कितनी आबादी को एट द मोमेंट HIV हुआ है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, सिंध गवर्नमेंट एग्रीज विथ यू कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से एट द मोमेंट कॉज अनडिटरमिन्ड है। हम जो भी कॉज डिटरमिन होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम शाया भी नहीं करते, जो भी मसला होता है हम उसको हेड ऑन लेते हैं, उस चीज का हल भी निकालते हैं। और ये पब्लिक हेल्थ का इशू है, ना सिर्फ सिंध का, पब्लिक हेल्थ है ओवरऑल पाकिस्तान का। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेट काफी ऐसी प्रैक्टिस है अतियाई डॉक्टर्स वाली, या अक्सर लोग जो हजाम के पास चले जाते हैं, वहाँ पे शेव करवाने, दाढ़ी बनवाने, वहाँ पे ब्लेड जुड़ते हैं, काफी ट्रांसमिशन पॉइंट्स है। पर ये जस्ट टू क्लियर इट, ये आउटब्रेक नहीं है, ये हमने सिंध गवर्नमेंट ने खुद जाके वहां से स्क्रीनिंग करके ये बच्चे आइडेंटिफाई किए कि इन आबादियों में 8-10 आबादियों में इन बच्चों को HIV हुआ है, उसका कॉज हम डिटरमिन कर रहे हैं। लेकिन वलीका हॉस्पिटल में जो पेरेंट्स हैं वो तो क्लेम कर रहे हैं कि ये तो संगीन गफलत है हॉस्पिटल की, और आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद जाके डिटरमिन किया है सारा कुछ। उन बच्चों की हिस्ट्री है इस अस्पताल में इलाज करवाने की। अगेन हमने 23 अक्टूबर 2025 से लेके अभी तक 98 स्क्रीनिंग सेशंस किए हैं। 10,500 बच्चों को, वलीका 500 लोगों को वलीका हॉस्पिटल की रेडियस में हमने स्क्रीनिंग की है। उस स्क्रीनिंग में से ये बच्चे HIV पॉजिटिव आए, जो अनडायग्नोज थे, जो हेल्दी बच्चे थे, उनका पता भी नहीं था उनको HIV हमने किया। पर हम इस पे काम करें, जो भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी, जिसकी भी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चों के साथ हम उन पेरेंट्स के साथ आखिर तक खड़े होंगे। ऑलराइट, लास्टली मुझे बस ये बता दीजिएगा, सिंध हाई कोर्ट ने जो इस मामले पर आप लोगों से रिपोर्ट तलब की है सिंध हुकूमत से 2 हफ्तों के अंदर, तो आप लोग तैयार हैं, प्रिपेयर हैं? आप इस सारी वो जमा करवा दी हमने, कल जमा हो गई। ओके, वो जमा भी हुई रिपोर्ट वहां पे। ओके, ऑलराइट, तो मजीद इस पर इकदाम सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे, सब चीजों को जा रहे हैं। जो स्टाफ था उसको भी निकाल दी गया, न्यू स्टाफ उनको सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर ऑनगोइंग इंक्वायरी भी है पुराने स्टाफ के ऊपर। और हमने दायरा बढ़ाया है। मैं एक चीज एग्जांपल बस देता चलूं कि लास्ट ईयर तौसा पंजाब में एक आउटब्रेक हुआ था THQ हॉस्पिटल में, 331 बच्चों को HIV हुआ था। वहां पे एक जो मेन एनेबलर था वो था कि अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, कि सुई सही होती है, सिरिंज सही होती है, कपड़ा कोई गंदा लग के लगा रहे होते हैं, ऐसा कोई पहलू तो नहीं है। हम उस पहलू से भी दिख रहे हैं, हम ऑल आउट एंगल देख रहे हैं, पर इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं। इस जो है इस चीज को हम कंट्रोल भी हमने किया है। ये कोई न्यू केसेस नहीं है, हमने खुद जाके अनडायग्नोज केसेस को हमने वहां पे डायग्नोज किया है। जो हमारे थैंक यू सो मच। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा हम मामला इस पर डिस्कशन कर रहे थे और बता रहे थे कि सिंध हुकूमत की जानिब से क्या क्या इस पर इकदाम लिए जा रहे हैं और हंगामी बुनियादों पर लिए जा रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म को पहुंचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।